नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज में हूं आंचल गुलाटी कुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 के आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर होना है फोकस। इटली समेत शिखर सम्मेलन में शामिल तमाम देशों के नेताओं से होनी है द्विपक्षीय मुलाकात। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारत आ रहा विशेष विमान करीब 10:30 बजे पहुंचेगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी विमान में मौजूद। मृतकों में ज्यादातर केरल के निवासी। अब तक सुलग रही है दिल्ली के चांदनी चौक के कपड़ा मार्केट में लगी आग। फायर ब्रिगेड सर्विस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। 60 से अधिक दुकानों में लगी आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज निचली अदालत में होगी सुनवाई। वहीं स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार की जमानत पर भी आज हाईकोर्ट में फैसला। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य। छात्रों के बीच एकता और अनुशासन की भावना पैदा करना है मुख्य उद्देश्य। बिहार के बक्सर में सबसे अधिक 47.02 दर्ज हुआ तापमान। हिमाचल के कई हिस्सों में भी पारा 5 से 6 डिग्री ऊपर चढ़ा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड में भी गर्मी से हाहाकार। 18 तारीख के आसपास प्री मानसून के बारिश की उम्मीद। और आज देर रात होगी मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप 2024 की शुरुआत। पहला मुकाबला मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड के बीच। 24 टीम टूर्नामेंट में शामिल। और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से जुड़ी हुई। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर कामकाज संभालने के बाद पीएम मोदी पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर इटली गए। यहां प्रधानमंत्री आज G7 के आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इटली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इटली में हो रही G7 देश के नेताओं की बैठक के लिए सभी 7 यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि अपुलिया पहले ही पहुंच चुके हैं। इटली की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन ने चालू वित्त वर्ष के लिए कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं चुनी हैं, जैसे रूस, यूक्रेन, मध्य पूर्व में संघर्ष, विकासशील देशों के साथ संबंध और अफ्रीका और भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री G7 के नेताओं, आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि G7 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे देशों का समूह है और भारत इसका सदस्य नहीं है। लेकिन 2019 से भारत को आमंत्रित सदस्य के तौर पर इसमें निमंत्रण दिया जा रहा है। आखिर क्या महत्व है इसका और प्रधानमंत्री किन मुद्दों के साथ इटली पहुंचे हैं, इसका जायजा लिया अपुलिया में मौजूद हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने। प्रधानमंत्री यहां इटली में G7 के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं। प्रधानमंत्री G7 के शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे, जहां वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड सिक्योरिटी, अफ्रीकी मुल्कों के साथ कोऑपरेशन और मेडिटेरेनियन में कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री काउंटर टेररिज्म पर भी बात कर सकते हैं और दुनिया को ये संदेश दे सकते हैं कि अगर इस मसले का हल ढूंढना है तो दुनिया को एक संयोजित स्टैंड लेना होगा, एक यूनाइटेड स्टैंड लेना होगा। प्रधानमंत्री इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। सबसे अहम होगी जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता, जहां
प्रधानमंत्री दोनों मुल्कों के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका एक रिव्यू लेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये पार्टनरशिप और मजबूत की जा सकती है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, टेक्सटाइल्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। दिलचस्प मुलाकात होगी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, जो यहां प्रधानमंत्री मेलोनी के आमंत्रण पर आए हैं। ज़ेलेंस्की G7 को ये गुहार लगा सकते हैं कि G7 यूक्रेन को और पैसा दे और हथियार दे अपनी उनका जो संघर्ष रूस के साथ चल रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की साहब को ये सलाह दे सकते हैं कि इस संघर्ष का हल युद्ध से नहीं हो सकता, सैन्य विक्ट्री से नहीं हो सकता, बातचीत और कूटनीति से ही होगा। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, अपुल्या, इटली। और G7 देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं। ये समूह भारत को कितना महत्व देता है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 से भारत को हर बार सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं बार भाग ले रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की दमदार मौजूदगी वैश्विक मंच पर देश के दबदबे को दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली ही यात्रा G7 समूह और इटली के साथ भारत के मजबूत संबंधों को रेखांकित करती है। अन्य वैश्विक संगठनों की तुलना में G7 समूह को ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसकी वजह सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान का शामिल होना है। G7 के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देश वर्तमान वैश्विक जीडीपी में लगभग 45% के भागीदार हैं। ये देश दुनिया की 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 समूह के देश भारत के साथ अपने रिश्तों को कितना अहम मानते हैं, इसका अंदाजा G7 शिखर सम्मेलन में भारत की लगातार मौजूदगी से भी होता है। 2019 से भारत इस सम्मेलन में हर बार आमंत्रित किया गया है। 2019 में फ्रांस, 2021 में ब्रिटेन, 2022 में जर्मनी और 2023 में जापान द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद 2024 में आउटरीच देश के तौर पर भारत इस बड़े मंच पर मौजूद है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सम्मेलन में ये लगातार 5वीं शिरकत है। इस शिखर सम्मेलन में ये भारत की कुल मिलाकर 11वीं भागीदारी है। इटली दौरे में प्रधानमंत्री की कई G7 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी बेहद अहम हैं। इन मुलाकातों से पता चलता है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियां भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी उत्सुक हैं। G20 की अध्यक्षता से लेकर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के आयोजन तक भारत ग्लोबल साउथ देशों के सरोकारों की आवाज हमेशा बुलंद करता रहा है। G7 में भारत की प्रभावशाली मौजूदगी इन देशों के हितों और चिंताओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में भी बेहद लाभकारी है। पीएम की यात्रा भारत इटली संबंधों की मजबूती को भी दिखाती है। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी हाल के वर्षों में बहुत मजबूत हुई है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए बार बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कुवैत में एक बहुमंजिली इमारत में आग से मारे गए 45 भारतीयों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान भारत में कोच्चि के लिए उड़ान भर चुका है। आज सुबह ये विमान कुवैत से रवाना हुआ। सभी भारतीय शवों की पहचान कर ली गई। हालात का जायजा लेने कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी इस विमान में सवार है। कीर्तिवर्धन सिंह वहां कुवैती अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन करने के साथ शवों को जल्दी स्वदेश लाने के कारणवश कुवैत पहुंचे थे। इस हादसे में 45 भारतीयों के साथ ही फिलीपींस के 3 नागरिकों की मौत हुई है। कुल मिलाकर 49 लोगों की मौत हुई और 50 लोग घायल। मारे गए भारतीय नागरिकों में सबसे अधिक केरल के रहने वाले हैं। विमान के पहुंचने पर शवों को प्राप्त करने के लिए कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले ही सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। पुलिस बल और एम्बुलेंस तैनात हैं। एर्नाकुलम रेंज के डीआईजी पुट्टा विमलादित्य ने बताया कि पीड़ितों के
परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क किया गया है और उचित तरीके से शवों को उनके संबंधित स्थानों पर ले जाया जाएगा। Then with the family members of the victims, and once the bodies are received here, after they would be properly escorted to their respective places. The number of bodies as of now we received is the 23 bodies belonging to Kerala, 7 belonging to Tamil Nadu, and 1 belonging to Karnataka. Each one of them would be provided with a dedicated pilot. और हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे इस पूरे मुद्दे पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, आपसे समझना चाहेंगे कि कब तक ये विमान जो है, जो कि विशेष विमान है जो इन पार्थिव शरीरों को लेकर आ रहा है, वो पहुंचने वाला है कोच्चि? देखिए, अगर वक्त की बात की जाए, टाइमिंग की बात की जाए, तो उसमें थोड़ा सा रिवीजन किया गया है। पहले 11 बजे लैंडिंग थी कोच्चि में इस इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल विमान की, जो इन सभी लोगों के पार्थिव शरीर वापस भारत लेकर आ रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा सा इजाफा, उसमें थोड़ा सा वक्त कम किया गया है। पहले किया गया है 10:30 बजे तक अब ये विमान कोच्चि पहुंच जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली पहुंचने की बात की जाए, उसके वक्त की बात की जाए, तो उसमें फिलहाल कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है, जो कि 4 बजे का आज दिया गया था शाम का। यानी कि तकरीबन 10:30 बजे तक ये विमान कोच्चि पहुंच जाएगा। उसके बाद जिस तरह से पार्थिव शरीर है, जो ज़्यादातर दक्षिणी भारत से है, जैसे कि हमने सुना कि अभी इसमें तकरीबन 24 लोग जो है वो केरला से है, तकरीबन 7 लोग तमिलनाडु से है और एक कर्नाटका से भी है, जिन लोगों की जान इस त्रासदी में गई है। तो उनके शरीरों को, उनके पार्थिव शरीरों को वहीं पर कोच्चि से ही रवाना किया जाएगा, अन्य जगहों के लिए तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए भी। और जो नॉर्थ के लोग हैं, जो एक तरह से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी तकरीबन अगर पूरी संख्या देखी जाए तो 10 के करीब ऐसे लोग हैं जो नॉर्दर्न पार्ट यानी कि उत्तरी भारत से भी है। तो उनके पार्थिव शरीरों को यहाँ पर दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने अपने घरों के लिए, अपने अपने गाँव के लिए रवाना किया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी तैयारियाँ काफ़ी ऊपरी लेवल पे अगर बात की जाए तो वहाँ से की गई है। प्रधानमंत्री खुद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी की पूरी स्थिति का एक तरह से जायजा लिए हुए थे। कुवैत के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से इस त्रासदी की जांच करवा रहे हैं। वो खुद भी इस घटनास्थल पर गए थे। तो हालांकि काफ़ी शोक वाली स्थिति है इस वक्त पूरे देश में, जितने लोगों की जान इस त्रासदी में गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि कारण पता लगाया जाए कि ये आग क्यों लगी थी, क्या क्या कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और किस तरह से आगे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे अक्षय, जिस तरह से हम एर्नाकुलम रेंज के DIG को सुन रहे थे कि पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, तो यहाँ से जो हम कह सकते हैं स्थितियां हैं वो थोड़ी बहुत संवेदनशील होती हुई नजर आती है, क्योंकि पार्थिव शरीरों को उनके जो गमगीन शोक संतप्त परिवारजन है उन तक पहुंचाना, इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से निभाएगा राज्य प्रशासन, चाहे हम दक्षिण भारत की बात करें या फिर उत्तर भारत की? राज्य प्रशासन हो या फिर केंद्रीय प्रशासन, दोनों प्रशासन इस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर इस बात को सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरह से कोई भी कमी ना रहे, चाहे वो पार्थिव शरीरों को सम्मानजनक तरीके से पहुंचाने की बात हो या फिर जो शोकाकुल परिवार है उनको कहीं ना कहीं अपनी संवेदनाएं देने की बात की जाए। तो सभी तरह की तैयारियां की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने खुद ही देखा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हमारे फॉरेन अफेयर्स के हैं वो खुद कुवैत जाकर उन्होंने सभी चीज़ों को संभाला, सभी तरह की चीज़ों का जायजा भी लिया। और प्रधानमंत्री की बात भी पिनाराई विजयन जो मुख्यमंत्री है केरला के, उनसे हो चुकी है। अन्य राज्यों के भी जो लोग हैं उनके भी ऊपरी स्तर की अगर बात की जाए सरकार में, तो सब तरह से कोऑर्डिनेशन एक काफ़ी अच्छे तरीके से बिठाया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तरह से कोई भी कमी ना छोड़ी जाए दोनों सरकारों की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार। और इस मुद्दे के ऊपर दोनों साथ मिलकर परिवारों को प्रायोरिटी देकर इस पूरे के पूरे कार्य को पूरा करे, चाहे वो पार्थिव शरीरों की लैंडिंग की हो या फिर लैंडिंग होने के बाद में उन्हें अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो भारतीय वायुसेना का जो विमान कुवैत से सुबह रवाना हुआ था,
उसके समय में थोड़ा बदलाव किया गया। वो 45 भारतीयों के शव को लेकर, जो कि उनका पार्थिव शरीर है, 10:30 बजे कोच्चि पहुंचेगा। उसके बाद करीबन शाम 4 बजे उसका दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब खबर चांदनी चौक से, जहां के मारवाड़ी कटरा में कल शाम लगी आग अभी तक पूरी तरह उस पर काबू पाया नहीं जा सका। 60 से ज़्यादा दुकानें आग की चपेट में आने से करोड़ों का नुकसान जो है उसका अंदेशा जताया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से आग की घटना को सीरियस कैटेगरी घोषित कर दिया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर चीफ फायर ऑफिसर वीरेंद्र सिंह के अलावा फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग भी पहुंच गए। राहत की बात यह है कि इस भीषण आग के हादसे में कोई घायल या हताहत अभी तक नहीं हुआ। आग को पूरी तरह बुझाने का काम फिलहाल जारी है। दरअसल दिल्ली के चांदनी चौक के एक कपड़े की दुकान में आग लगी। आग के फैलने से उसकी जद में और भी दुकानें आईं। आग लगने के बाद दमकल की 50 से ज़्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। फिलहाल इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग का काम जारी है, आग बुझाने का काम जारी है। समय लगेगा क्योंकि पूरी अप्रोच नहीं मिल रही, चारों तरफ से उसे घेर लिया गया, फायर को घेर लिया गया है, लेकिन समय लगेगा। एक बिल्डिंग का एक पोर्शन गिर गया, कोलैप्स हो गया, उसके नीचे आग दबी हुई है, इसलिए डिले हो रही है। जान के नुकसान की कोई सूचना नहीं है और आग लगी हुई है, आग बुझाने की कोशिश जारी है। चौक में फायर स्टेशन बनना चाहिए। जितनी डेंसिटी है चांदनी चौक की, उसमें अगर आग लगती है तो तत्काल उसको सहायता मिलनी चाहिए। वो आज तक केजरीवाल जी उस प्रपोजल को लेकर के बैठे हुए हैं, कोई निर्णय उन्होंने उसमें नहीं लिया है। आज के इस आग से जिस बड़े पैमाने पर दुकानों को क्षति पहुंची है, BSES को और दिल्ली सरकार को, व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए। मैंने भी लगातार दिल्ली फायर सर्विस से बात करी है, मैंने दिल्ली पुलिस से बात करी है, और सब लोग पूरी ताकत से इन चीज़ों को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन ना दिल्ली का कोई मंत्री वहां तक अभी बात करी है, ना कोई वहां पर पहुंचा है। किस तरीके का शासन वो दिल्ली में कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। और चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा मार्केट में आग से हुए नुकसान और ताज़ा हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित कटरा मारवाड़ी इलाके में आग लगी है और ये पूरा इलाका जो है वो कपड़े का मार्केट है, जहां पर कि कल शाम को आग लगी, गुरुवार शाम को ये आग लगी थी और इसके बाद से लगातार यहां पर दमकल की 50 से ज़्यादा गाड़ियां यहां पर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। यहां पर बताया जा रहा है कि करीब 60 से ज़्यादा दुकानें जो है वो इस आग की चपेट में आई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी जो है आग यहाँ पर सुलग रही है और धुआं यहाँ पर लगातार निकल रहा है, और साथ ही यहाँ पर जो कुछ जर्जर बिल्डिंग थी वो भी आग के कारण ढह गई है। तो कई इमारतें यहाँ पर हैं, 2 से ज़्यादा इमारतें यहाँ पर आग के कारण ढह गई हैं। बहुत पुराना ये मार्केट है, कपड़ों का मार्केट है, और जिस कारण से आग जो है लगातार बढ़ती रही और अभी तक नुकसान का जो है वो आकलन सही नहीं हो पाया है। किसी की हताहत होने या जनहानि की अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन इस आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ये जो इलाका है काफ़ी सकरा होने के कारण यहाँ पर काफ़ी समस्या भी जो है वो दमकल कर्मियों को आ रही है, लेकिन यह आग जो है
इसने काफ़ी बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर किया है और दमकल कर्मी लगातार यहाँ पर इस आग को काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, चांदनी चौक, दिल्ली। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब चांदनी चौक में जिस तरह से आग की घटना सामने आई है उसी पर बात करने के लिए अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या आग पर काबू पाया जा चुका है? देखिए, बिल्कुल अभी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा चुका है। हालांकि आग जो है वो कंट्रोल में है और आग जो है अभी भी सुलग रही है। लगातार जो है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां जो है वो लगातार पानी डाल रही हैं। वहां पर लगातार रात भर जो है आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग जो है इतनी हम कह सकते हैं गहराई पे है, क्योंकि कपड़े की ये पूरा मार्केट है यहाँ पर और छोटी छोटी दुकानें जो है वो काफ़ी अंदर तक है। तो दुकानों में अंदर जो कपड़े हैं उनमें आग लगी हुई है और लगातार जो है उसमें पानी डाल के आग बुझाने का प्रयास दमकल कर्मी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से अभी सफलता नहीं मिली है। हाँ, काबू जरूर पाया जा चुका है आग में, जो कि लपटें जो है वो हालांकि नहीं आ रही हैं, आग बढ़ नहीं रही है, लेकिन धुआं जरूर फैला हुआ है और अभी भी धुआं जो है पूरे इलाके में फैला हुआ है। दुकानों से धुआं जो है वो निकल रहा है। हालांकि आग को नियंत्रण में किया जा चुका है। लगातार दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं पानी भर भर के और लगातार यहां पर पानी जो है वो आग पर डाला जा रहा है। अगर बात करें इस इलाके की, तो देखिए पूरा ये कपड़े का पूरा ये बड़ा मार्केट है दिल्ली का और यहाँ पर जो है करीब कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा दुकानें जो है इस आग से प्रभावित हुई है और करोड़ों का नुकसान हुआ है। कुछ हमने व्यापारियों से यहाँ पर बात की, प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, तो उनका कहना है कि जब आग लगी तो उसके बाद बहुत तेज़ी से आग फैली, क्योंकि गर्मी का समय है और हवा बहुत तेज़ चल रही थी कल, तो आग बहुत तेज़ी से फैली और अंदर जितनी भी दुकानें थी आसपास की उसको आग ने चपेट में ले लिया है। काफ़ी पुराना ये इलाका है और यहाँ पर रिहायशी इलाका भी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, इसकी खबर अभी तक नहीं आई है। और जो पुरानी बिल्डिंगें यहाँ पर हैं, तो 2 बिल्डिंगें जो हैं वो जो है धराशाही हो गई है, आग के कारण वो भरभरा के गिर गई हैं। और भी बिल्डिंगें हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरीके से फायर फाइटर वहाँ पर पानी डाल रहे हैं, आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ इमारतें और कमज़ोर हो गई हैं वहाँ पर, जो कि उनको भी या तो गिर सकती है, गिराया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि आग के कारण काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर इमारतें हो चुकी हैं। अभी फायर फाइटर जो है अंदर लगे हुए हैं, अंदर खोजबीन की जा रही है, कहीं कोई और आग तो कहीं नहीं है, क्योंकि धुआं जहाँ जहाँ से निकल रहा है वहाँ लगातार जो है आग बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। व्यापारी भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। हालांकि कहना है व्यापारियों का कि कल जो है काफ़ी समस्या हुई शुरुआती दौर में आग बुझाने में, और जिसके कारण से जो है आग और ज़्यादा फैल गई। इतनी आग नहीं फैलती शुरुआती समय में जो है समस्या होने के कारण। अजीत, अब दोहरी चुनौती है, रूप जो है वो यहाँ पर दोहरी चुनौती होगी। उम्मीद है कि कुछ देर बाद हो सकता है कि जिस तरह से लगातार जो है यहाँ पर फायर फाइटर्स लगे हुए हैं यहाँ पर आग बुझाने में, तो पूरी तरीके से आग को जो है वो बुझा लिया जाएगा, काबू में लिया जाएगा। लेकिन अजीत, अब फायर डिपार्टमेंट के पास या किसी के हताहत अब फायर डिपार्टमेंट के पास तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर व्यापारियों का बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ है और कई दुकानें जो हैं वो जलकर खाक हो चुकी हैं। लेकिन अजीत, अब फायर डिपार्टमेंट के पास दोहरी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ हम जिस तरह से बता रहे हैं कि इमारत भी धराशायी हुई है, उसका मलबा, फिर ख़ास तौर पर क्योंकि जो काला धुआं है वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है, संकरी गलियां हैं, तो उस लिहाज से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। तो चांदनी चौक में अभी तक हालांकि आग को ये माना गया है कि अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी तक बुझी नहीं है।
कुछ इमारतें भी धराशायी हुई हैं जो कि बहुत पुरानी थी, जर्जर थी, जिसकी वजह से आग उन इमारतों के नीचे दब गई, जिसका जिक्र बिल्कुल देखिए सकरी गलियां हैं और काफ़ी पुराना ये इलाका है और जिस कारण से यहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड ये इलाका रहता है और जिस समय ये आग लगी उस समय भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, काफ़ी यहाँ पर चहल पहल थी और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग थे। उस समय बाजार का समय था और कहा जा रहा है कि वेल्डिंग करते समय ये आग लगी है। हालांकि कुछ लोग और कह रहे हैं कि दूसरे कारणों से आग लगी है, लेकिन जो बात निकल के आ रही है मुख्य रूप से कि वेल्डिंग यहाँ पर की जा रही थी, उस कारण से आग लगी। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आग का कारण क्या था। तमाम तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। कोई कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी है, कोई कह रहा है कि वेल्डिंग का काम चल रहा था पास में तो उस कारण से आग लगी है, लेकिन कोई भी इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हालांकि आग के कारण जो भी हो, लेकिन एक बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर व्यापारियों को हुआ है आग के कारण और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो दुकानें हैं उनमें जो माल था, जो कपड़े थे, वो जलकर राख हो गए हैं और आग जो है इतनी विकराल थी कि अभी तक पूरी तरीके से आग को बुझाया नहीं जा सका है। हालांकि लगातार जो है यहाँ पर फायर फाइटर्स और सुरक्षाकर्मी जो है आग बुझाने का प्रयास लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। जी आंचल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत और उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से अच्छी खबर जल्द सामने आएगी कि आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो एक और भीषण गर्मी, दूसरी तरफ एक बूंद पानी के लिए तरसते दिल्ली वासी, जो राजधानी में गहराते जल संकट की तस्वीर बयां करता है। लेकिन दिल्ली सरकार जनता को राहत नहीं दे पा रही। अदालत की चौखट पर मामला पहुंचा तो दिल्ली सरकार को फटकार मिली, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अपर रिवर यमुना बोर्ड की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच टैंकर माफियाओं को लेकर भाजपा हमलावर है। हीट वेव और भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली पानी की कमी से जूझ रही है। गर्मी में हर साल दिल्ली पानी के लिए परेशान होती है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला। नतीजा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है और कोर्ट के पास दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जल बंटवारे के फॉर्मूले पर निर्णय लेने की विशेषज्ञता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपर रिवर यमुना बोर्ड की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मानवता के आधार पर दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिए जाने पर जल्द से जल्द फैसला किया जाएगा। वहीं दिल्ली जल संकट मामले में हिमाचल प्रदेश के वकील ने कहा कि पिछली सुनवाई में दिल्ली के लिए अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी देने की बात जो हिमाचल प्रदेश ने कही थी, उसमें तथ्यात्मक गलती हुई है और राज्य सरकार उसे वापस लेना चाहती है। हिमाचल के पास जलाशय में इतनी उपलब्धता नहीं है कि वो अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़ सके। कोर्ट ने हिमाचल की मांग को स्वीकार कर लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और सभी पक्षों को सुनने के बाद हिमाचल सरकार को सख्त कार्रवाई करने का ऐसा निर्देश जारी करते हुए ये कहा कि ये सारा जो क्वेश क्रिएट हुआ है, इट इज़ ओनली बिकॉज कि आपने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास 137 क्यूसेक ऑफ सरप्लस वाटर है और हम ये सरप्लस वाटर दिल्ली सरकार के नेसेसिटी को, जो इमरजेंट सिचुएशन अपीयर हुआ है अभी, उसको देने को हम रेडी हैं। तो उस सिचुएशन के कारण से हुआ है, जो कि ये स्टेटमेंट आपने गलत दिया। एक तरफ पानी के लिए हाहाकार तो दूसरी तरफ दूसरे पर किल्लत का ठीकरा फोड़ने का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मिलीभगत से टैंकर माफिया सक्रिय हैं। दिल्ली के अंदर आज टैंकर माफिया चरम पर है। दिल्ली के अंदर आज टैंकर से पानी खुलेआम मिल रहा है। सवाल यह ये उठता है, टैंकर से पानी मिल सकता है लेकिन नल से पानी पाइपलाइन से पानी नहीं मिल रहा है। क्यों? उसका कारण सिर्फ आपकी सरकार है। इस बीच दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की। आतिशी ने इस मुलाकात के बाद कहा कि सीएम केजरीवाल ने अपने विधायकों को पानी संकट के मद्देनजर जनता के बीच रहने को कहा है। उन्होंने दिल्ली वासियों से पानी बर्बाद नहीं करने की अपील करते हुए पानी की बर्बादी की अफवाहों को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने डिटेल में वो कदम बताए जो हम पिछले 1 साल से ले रहे हैं और जो हम पिछले 1 महीने से इस पानी के क्राइसिस के दौरान ले रहे हैं।
उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में उत्पन्न जल संकट को दूर करने का फैसला लिया है। इसके लिए जमरार बांध से टीकमगढ़ शहर को पानी की आपूर्ति होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में पत्र भेजा था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए गिरीश निशाना मंडावली दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, जिस बोर्ड की बैठक का जिक्र लगातार हम खबरों में कर रहे हैं, जो शायद समस्या का निवारण कर पाएगी, वो बोर्ड बैठक कब शुरू होने वाली है? देखिए, आज अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक होनी है, जिसमें कई तरह के निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जितने भी दिल्ली जल बोर्ड के आला अधिकारी भी हैं, हरियाणा के भी कुछ आला अधिकारी हैं, उन सबको मिलाकर ये अपर यमुना जल बोर्ड, अपर यमुना रिवर बोर्ड बना हुआ है, जिसकी आज बैठक होनी है। और उस बैठक में देखते हैं क्या बातें सामने निकल के आती हैं। हालांकि अपर यमुना रिवर बोर्ड ने पिछले दिनों मुनक नहर का भी जायजा लिया था, जिसमें पता लगाया था कि वास्तव में दिल्ली के अंदर कितना पानी आ रहा है, कितना पानी नहीं आ रहा है। अगर हम मुनक नहर की बात करें आंचल, तो मुनक नहर के अंदर जिस तरह से पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा किस तरह से जो पानी छोड़ा गया था, उसमें से करीब 18% पानी गायब हो रहा था दिल्ली में पहुंचने पर। तो ऐसे में जब पूरी जांच पड़ताल की गई तो देखने में आया कि टैंकर माफिया जो हैं वो बीच से ही जो है पानी गायब कर रहे थे, लेके भर के जा रहे थे। तो ऐसे में अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस तरफ सख्ती अपनाते हुए खासतौर पर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि इस पर पूरी निगरानी रखे। अब ऐसे में जो टैंकर माफिया हैं वो जो हरियाणा की तरफ से आने वाला पानी है उसकी चोरी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक संतोषजनक बात कही जा सकती है कि अब दिल्ली के अंदर जो है लोगों को धीरे धीरे हो सकता है कि जल संकट से उबरने में काफ़ी मदद मिले, क्योंकि जिस तरह से पानी 18% पानी कम आ पा रहा था हरियाणा की तरफ से, तो पूरा पानी आ रहा है, लेकिन दिल्ली पहुँचने पर वो पानी गायब हो रहा था। अब इसमें अहम कदम उठाया है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने, और ख़ासतौर पर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है ताकि जो भी पानी की चोरी हो रही है वो ना हो सके और दिल्ली की जो जनता है उसको कम से कम जो पानी है वो मिल सके। तो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पर जल संकट गहराया हुआ है। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज भी मैं दिल्ली के कई इलाकों में गया आंचल, जहाँ पर लोगों से मैंने बातचीत की, तो लोगों का कहना है पिछले 1-2 महीने से तो बहुत ज़्यादा वे लोग परेशान हैं। एक तो गर्मी की वो मार झेल रहे हैं, ऊपर से पानी ने उनको तरसा दिया है। तो अपने आप में एक चीज और गिरीश समझना चाहेंगे आपसे, देश की राजधानी दिल्ली के लिए गिरीश एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जो टैंकर है इनका टाइमिंग क्या रहता है? किस तरह से जल बोर्ड इस पर फैसला लेता है कि किस दिशा में, या फिर वेस्ट की बात की जाए, सेंट्रल दिल्ली की बात की जाए, किस तरह से पानी के टैंकर्स की पहुंच सुनिश्चित की जाए उन इलाकों में तब तक जहां पानी की समस्या बेहद गंभीर है? देखिए, अगर पानी के टैंकर की बात की जाए तो दिल्ली जल बोर्ड के अधीन ये टैंकर चलाए जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर ये तमाम जो इलाके हैं विभाजित हैं, जहाँ पे इनके कार्यालय बने हुए हैं, और एक कहीं ना कहीं उसमें से सेंट्रलाइज एक नंबर होता है जिस पे जो लोग कॉल करके टैंकर मंगाते हैं। और टैंकर की अगर बात की जाए तो सुबह 6 बजे से ये अलग अलग इलाकों में जाना आरम्भ कर देते हैं। 8 से 10 बजे के बीच में इनका पीक टाइम होता है, जिसमें लगातार आपको जो दिल्ली के जहां जिन इलाकों में पानी की ज़रूरत पड़ रही है वहां पर लगातार इन जो जल बोर्ड के ऑफिस हैं वहां से टैंकर बाहर निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस समय भी हम एक जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर हैं, जहां पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लगातार जो टैंकर हैं वो पानी भर के लेके जा रहे हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में वाकई में जल संकट है, क्योंकि लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लोग पेयजल के लिए समस्या से जूझ रहे हैं। कहीं कहीं जो पानी आ भी रहा है तो लोगों का ये कहना है कि पानी इतना गंदा है कि उसमें कीड़े आ रहे हैं, वो ना केवल पीने लायक, ना किसी अन्य भी किसी काम के लायक पानी नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए दिल्ली का ये जल संकट जो है उसका संकट मोचक कौन बनेगा ये सवाल है। और जिस नहर का जिक्र लगातार कर रहे थे गिरीश कि उसकी पेट्रोलिंग की जा रही है कि पानी की वहाँ से चोरी ना हो, और इसे लेकर आप और बीजेपी में भी घमासान मचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के। दिल्ली में हाहाकार और मदद का इंतजार है, किस तरह से इस समस्या का निवारण किया जाएगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है।
बात करते हैं सूरज की तपिश और गर्म हवाओं को लेकर, जिसकी वजह से उत्तर भारत में लोगों का हाल बेहाल है। रिकॉर्ड तापमान ने मौसम के मिजाज को और अधिक बदहाल कर दिया है। बिहार के बक्सर में सबसे अधिक 47.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पंजाब का जो भटिंडा शहर है, वहां 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा। यूपी के कानपुर, हरियाणा के रोहतक, राजस्थान के गंगानगर और झारखंड के डाल्टनगंज पे भी तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मी और लू के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। इस बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई कि 4 दिन बाद 18 तारीख से प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। जबकि हिमाचल प्रदेश में गर्मी का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जिसमें हमीरपुर में इस सीजन का सबसे अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री दर्ज किया गया है। शिमला का हाईएस्ट इस सीजन का रिकॉर्ड किया गया और जून में हाईएस्ट टेम्परेचर आज 30.6 रिकॉर्ड किया गया। और जहां तक लू की बात है तो अलर्ट दिया है हमने, और आज भी 3 जिलों में जो है लू का रिपोर्ट्स है। उसमें जिला मंडी है, ऊना है और सिरमौर है, और इन जिलों में जो है लू चली भी है आज, और आगे जो है 48 आवर्स में लू चलने की संभावना भी है। और देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। एक और जहां असम से पहले से ही बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति है, वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर असम और मेघालय में अगले 2 से 3 दिनों के लिए भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भी अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। वक्त छोटे से ब्रेक का है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते खबरों में आगे, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में ये जानकारी दी गई। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्तावों का नोटिस 25 जून को दोपहर 12 बजे तक दिया जा सकता है। ये प्रस्ताव लोकसभा के महासचिव को लिखित रूप में दिया जा सकता है। आपको बताएं कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त। इस दौरान नवनिर्वाचित संसद सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। और तलब है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए अगले दिन यानी कि 27 जून को राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सुदृढ़ कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में सीएम ने शासन प्रशासन को 24/7 एक्टिव मोड में रहने का निर्देश दिया। योगी ने गांव, शहर, महानगर कहीं भी रोस्टरिंग के नाम पर अनावश्यक पावकट पर सावधानी बरतने के लिए कहा। इसके साथ ही गंगा दशहरा को देखते हुए गंगा नदी के घाटों की साफ सफाई और साज सज्जा को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। बकरीद को देखते हुए प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं। बकरीद के लिए कुर्बानी के लिए स्थान का चुनाव पहले करने और हर दशा में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही नमाज को निर्धारित स्थल पर किए जाने को लेकर भी कहा गया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ये कहा कि त्योहारों को की अवेयरनेस को लेकर एक माध्यम बनाना चाहिए। हर पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न करवाने के साथ ही स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से सभी ज़रूरी प्रयास किए जाना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। यूपी ने 30,000 मेगावाट से ज़्यादा मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मुताबिक 12 जून को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश की अधिकतम डिमांड 30,240 मेगावाट को पूरा किया। इसके साथ ही इस दिन अधिकतम विद्युत खपत का भी रिकॉर्ड बना। ये आंकड़ा 653.526 मिलियन यूनिट रहा।
पिछले साल 24 जुलाई 2023 में अधिकतम मांग 28,284 मेगावाट का रिकॉर्ड बना। राज्य सरकार ने अधिकारियों को लगातार पड़ रही भयंकर गर्मी और विद्युत की मांग में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए। राज्य के बिजली विभाग ने पूर्वानुमान के अनुरूप विद्युत उपलब्धता की व्यवस्था कर रखी है और मांग बढ़ने पर अतिरिक्त व्यवस्था भी समय रहते की जा रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि देश के पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद है। यही वजह है कि सभी अनाज के आयात शुल्क में बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के बाजार मूल्य पर बारीकी से नजर रख रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि जमाखोरी रोकने और कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार गेहूं के बाजार मूल्य पर कड़ी नजर रख रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि मौजूदा रबी विपणन सीजन 2024 के दौरान 112 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन की सूचना दी गई। सरकारी स्वामित्व वाले FCI ने 11 जून तक करीब 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। मंत्रालय के मुताबिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनुमानित 1.84 करोड़ टन की जरूरत पूरा करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त गेहूं स्टॉक उपलब्ध होगा। देश में 1 जनवरी 2024 तक गेहूं का बफर स्टॉक 138 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित बफर मानदंड के मुकाबले 163.53 लाख मीट्रिक टन था। मंत्रालय ने कहा कि गेहूं का स्टॉक कभी भी तिमाही बफर स्टॉक मानदंडों से नीचे नहीं गया। दरअसल तिमाही बफर स्टॉक साल भर अलग अलग होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आबकारी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के CM की जमानत पर इससे पहले 7 जून को सुनवाई हुई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में वकील ने ED की ओर से दाखिल जवाब को पढ़ने के लिए 1 दिन का समय मांगा था। वकील ने कहा था कि उन्हें 182 पन्नों के ED के जवाब को पढ़ने के लिए समय चाहिए। जमानत याचिका पर आज जज सुनवाई करेंगे। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट 8 जून से जो महीना शुरू हुआ है उसके अंत तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद है और ऐसे में न्यायाधीश के मामले की अगली तारीख जुलाई में देने की बात हुई थी। केजरीवाल पक्ष ने इस बात पर विरोध जताया, जिसके बाद आज की तारीख दी गई है। अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 30 तारीख कोर्ट ने 8 जून को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी को रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद बिभव ने हाईकोर्ट का रुख किया। बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। बिभव की पहली जमानत याचिका को एक अन्य सत्र अदालत ने 27 मई को खारिज किया था। आपको बताएं कि हाईकोर्ट में इस वक्त ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है और ऐसे में सुनवाई हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री आज विशाखापट्टनम जाएंगे, साथ ही ईस्टर्न फ्लीट की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। ईस्टर्न फ्लीट भारतीय नौसेना का एक नौसैनिक बेड़ा है जिसे सनराइज फ्लीट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। नौसेना का पूर्वी बेड़ा समुद्री संघर्षों से लेकर शांति अभियानों, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों, समुद्री मार्गों में आवाजाही की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त जैसलमेर के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति यहां सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले कल उन्होंने तनोट माता मंदिर के दर्शन किए। तनोट विजय स्तंभ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने जैसलमेर में बावलियावाला सीमा चौक का दौरा किया। वहां तैनात BSF के जवानों से मुलाकात भी की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया। इस हफ्ते बुधवार को CID ने येदियुरप्पा को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए पेश होने के साथ समन भेजा था और इसके बाद अगले दिन यानी गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जरूरत पड़ने पर भाजपा नेता की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वहीं भाजपा ने भी BS येदियुरप्पा की गिरफ्तारी के वारंट पर नाराजगी जताई। भाजपा का आरोप है कि BS येदियुरप्पा के विरुद्ध होने वाली ये कार्रवाई
बदले की भावना से प्रेरित है। ये वारंट राहुल गांधी के ऊपर भाजपा की ओर से लगाए गए मानहानि के मामले में पेशी का बदला है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस शत्रुता की राजनीति कर रही है। साथ ही भाजपा नेताओं ने पॉक्सो केस दर्ज होने के बाद से 4 महीने तक सरकार की ओर से निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया। कथित तौर पर फरवरी में हुई इस घटना में मार्च में येदियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। भाजपा ने दावा किया कि इस मामले में कोई दम नहीं है। जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों को सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ करने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने एक सर्कुलर के माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में सुबह की सभा को एक समान बनाने का निर्देश दिया। बुधवार को जारी सर्कुलर में कहा गया कि मानक प्रोटोकॉल के अनुसार सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से होनी चाहिए। विभाग ने कहा कि सुबह की सभाएं छात्रों के बीच एकता और अनुशासन की भावना पैदा करने में अमूल्य अनुष्ठान साबित हुई। विभाग ने अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित करने, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने और नशीली दवाओं के खिलाफ जो खतरे हैं उनके कदमों को भी स्कूलों की सुबह की सभाओं में शामिल करने का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एनटीए ने विभिन्न हाई कोर्ट में से संबंधित सभी लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच मामले की सुनवाई करेगी। वहीं नीट परीक्षा से जुड़े एक और नई याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस याचिका में इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई। इसके साथ ही याचिका में मनमाने तरीके से परीक्षा केंद्र चुनने के लिए चल रही धांधली का भी जिक्र है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने परीक्षा देने के लिए खास तौर पर गोधरा का एक खास सेंटर चुना। याचिका में सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए की घूस दिए जाने की बात कही गई है। आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा हुआ। कृष्णा जिले में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हुई, वहीं कई घायल। मछलीपट्टनम में डीसीपी ने बताया कि ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय मिनी ट्रक कंटेनर लॉरी से टकराया, जिससे ये हादसा हुआ है। और अब समय योग का। आप जानते हैं कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम आपका परिचय योग मंत्रों से करा रहे हैं। ये मंत्र या श्लोक विभिन्न शास्त्रीय और साहित्यिक ग्रंथों से लिए गए हैं, जिनका मूल संस्कृत भाषा में है। आइए देखते हैं आज का योग मंत्र। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर ध्यानस्थ होते हैं, उनका योगक्षेम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा मैं वहन करता हूं। There are those who, excluding all else, think of me and worship me, aspiring after eternal union with me. Their yoga and kshema means prosperity and welfare are looked after by me. और बड़ी खबर आ रही है, कुवैत से 45 शवों को लेकर भारत लौटा वायुसेना का विमान। बड़ी खबर, केरल के कोचुन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा ये विमान। विमान में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद और भारतीय शवों को जल्दी स्वदेश लाने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए वो कुवैत गए थे। विदेश राज्य मंत्री कुवैत के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थे। उन्होंने ये पूरा मिशन कोऑर्डिनेट किया और बड़ी खबर यह है कि कुवैत से 45 शवों को लेकर भारत लौट चुका है वायुसेना का ये विशेष
जो विमान है कोच्चि पहुंचा है। ये दुखद घटना जब हुई थी जिसमें कई भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस पूरे मामले पर नज़र रखी गई और जो विदेश राज्य मंत्री हैं उन्हें कुवैत भेजा गया वहाँ के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि भारतीय वायुसेना का जो ये विमान है वो कुवैत से 45 भारतीयों के शव को लेकर कोच्चि पहुँच गया है। हालांकि अब आगे की जो प्रक्रिया है वो बेहद संवेदनशील है, लेकिन अभी जिस तरह से हम एर्नाकुलम के डीआईजी को भी सुन रहे थे कि यहाँ से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो पार्थिव शरीर है जिसमें कई तमिलनाडु के लोग शामिल हैं, केरल के भी हैं, उन्हें उनके घरों तक किस तरह से पहुँचाया जाएगा इसका जिक्र भी उन्होंने किया। और शवों को जल्दी स्वदेश लाने के लिए कुवैत पहुँचे थे विदेश राज्य मंत्री और उस लिहाज से अब वापस कोच्चि आ गया है विमान। ये विशेष विमान था और लगातार कुवैत के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करते रहे कीर्तिवर्धन सिंह और अब वो लौट चुके हैं। और ये जो विशेष विमान है इसने कुवैत के लिए उड़ान भरी थी। अक्षय, जिस खबर का हम जिक्र कर रहे थे और आपने भी बताया था रिवाइज टाइमिंग, अब आखिरकार केरल के कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ये जो विशेष विमान है ये पहुंच गया है। हम मान सकते हैं कि त्वरित कार्रवाई जो की गई भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा और प्रधानमंत्री की पूरी नज़र थी इस पूरे मामले पर। और कैसे अगर हम विदेश राज्य मंत्री की बात करें तो उन्होंने सामंजस्य बिठाया कुवैत के आला अधिकारियों के साथ, एक बड़ी सफलता। जी एकदम ठीक कहा आपने। और ये एक चीज़ साफ तौर पे दर्शाता है कि घटना चाहे छोटी हो या बड़ी, जिस तरह से इतनी बड़ी घटना कुवैत में हुई है, भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ एक तरह से समन्वय बिठाकर पूरी तरह से उन्होंने जिम्मेदारी ली, पूरी तरह से एक तरह से कंट्रोल जो लेने की बात होती है वो उन्होंने वक्त रहते लिया। मिनिस्टर लेवल से डेलीगेशन भेजा गया वहाँ पर ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके कि जितने भी अधिकारी हैं उन्हें किसी तरह से समस्या वहाँ पर ये सब कोऑर्डिनेशन करने में ना हो। वहीं दूसरी तरफ भारत में रहते हुए केंद्र सरकार ने अपने राज्य सरकारों के साथ जहाँ जिन जिन राज्यों से ये लोग आते हैं, जिन जिन लोगों से राज्यों से लोग जिनकी मृत्यु हुई है वे सभी उनके पार्थिव शरीरों को पहुंचाने की पूरी तरह से जिम्मेदारी ली जाए। और हमने देखा प्रधानमंत्री ने खुद मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, खासतौर पे देखा जाए तो केरला के मुख्यमंत्री से उन्होंने एक लंबी बातचीत की ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी मदद उन्हें सरकार की तरफ से चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से चाहिए, वो वक्त रहते मुहैया की जाए। अब हमने देखा है कि कोच्चि ये स्पेशल जो एयरक्राफ्ट था ये पहुंच चुका है और अब अपने अपने घरों के लिए इन पार्थिव शरीरों को भेजा जाएगा ताकि पूरे सम्मान के साथ उन्हें एक तरह से अंतिम विदाई दी जा सके। लेकिन जो लोग अभी भी कुवैत में है, यानी कि जो लोग जख्मी हुए थे, उन्हें किस तरह से पूरी तरह से हर एक सुविधा दी जाए, पूरी तरह से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उनकी रिकवरी जल्द से जल्द हो, इसकी भी सुनिश्चितता एक तरह से भारत सरकार ने कुवैत की सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाकर मेल बिठाकर पक्की करने का काम किया है। बिल्कुल अक्षर, साफ तौर पर जिस तरह से काम किया गया विदेश राज्य मंत्री द्वारा, यहाँ तक कि हमने देखा कि एस जयशंकर ने भी वहाँ पर जो आला अधिकारी थे उनसे बात की थी। अब यहाँ से जो पूरी प्रक्रिया है वो राज्य प्रशासन के साथ तो जिम्मे में है ही, लेकिन इस पर भी विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार की पूरी नजर रहेगी कि ये पूरी जो हम कह सकते हैं प्रक्रिया है कि जो पार्थिव शरीर है वो सही सलामत उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुँच जाए, चाहे दक्षिण भारत है या फिर उत्तर भारत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए जो एयरक्राफ्ट था इंडियन एयरफोर्स का, पहले वो कोच्चि जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जितने पार्थिव शरीर हैं उनको अपने अपने घरों के लिए रवाना किया जा सके। मेरे पास एक टैली है जिसके हिसाब से अगर एक तरह से जानकारी दी जाए अपने व्यूअर्स को कि क्या क्या कहाँ से ये इन लोगों के पार्थिव शरीरों को भेजा जाएगा। तो केरला से 23 ऐसे श्रमिक थे जो जिनकी मृत्यु हुई कुवैत में, तमिलनाडु से 7, उत्तर प्रदेश से 4, आंध्र प्रदेश से 3, बिहार से 2, उड़ीसा से 2 और झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब और वेस्ट बंगाल से एक श्रमिक थे जिनके पार्थिव शरीरों को भारत वापस लाया गया है। तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका की अगर बात की जाए तो उनके पार्थिव शरीरों के लिए एम्बुलेंसेज ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुकी है कोच्चि एयरपोर्ट। अच्छा, एक चीज और हमने ये भी देखा है कि अक्षय की जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, वो भी कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद हैं और ताकि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे सुगम तरीके से सुनिश्चित किया जाए।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये जो वाकया हुआ है ये कोई छोटा वाकया नहीं है। लाखों की तादाद में, कई करोड़ों की तादाद में एक तरह से बात की जाए तो भारतीय कहीं ना कहीं रोज़गार की तलाश में खाड़ी के देशों में जाते हैं, चाहे वो कुवैत हो, कतर हो, दुबई जैसे शहर हो या फिर सऊदी अरेबिया जैसे देश हो, जहाँ पर उन्हें रोज़गार की तलाश रहती है। भारत से बाहर जाकर अक्षय, आपको एक मिनट रुकना चाहूंगी ताकि अपने दर्शकों को बता दें कि जिस विंडो में वो देख रहे थे, अभी हम आपसे बात कर रहे थे, वो तस्वीरें थी उसी विशेष विमान की। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये तस्वीरें उसी विशेष विमान की है जो कुवैत से पहुंचा है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो 45 पार्थिव शरीरों को यहां पर लेकर आया। हमने ये भी देखा अक्षय कि जो केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जिस त्वरित तरीके से विदेश मंत्रालय ने काम किया, हालांकि ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तेजी के साथ ये पूरा हम कह सकते हैं इस पूरे वाक्य को अंजाम दिया गया, यानी कि प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी नज़र रखी, लगातार वो संपर्क में थे, जो निर्देश दिया गया विदेश राज्य मंत्री को, उसके बाद आज हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि वो जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पहुँच गए हैं और जल्द ही अपने परिवारजनों को जो फाइनल राइट्स हैं उसके लिए सौंप दिए जाएंगे। जी, जितनी भी दर्दनाक की घटना हो, इसमें सिर्फ एक ही सिल्वर लाइनिंग निकल कर आती है कि ओनरशिप एक तरह से सरकारों द्वारा ली गई, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, और बिल्कुल ठीक वक्त रहते ही कम से कम डैमेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जो घायल हैं उन लोगों को दी जाए, और जो जिन लोगों के घर में शोक है इस वक्त, जिनके घर के लोगों की मृत्यु इस वक्त इस दर्दनाक हादसे में हुई है, उन्हें कम से कम एक क्लोजर दिया जा सके, पार्थिव शरीरों को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ओनरशिप जिस तरह से ली गई, ये काबिल तारीफ रहा भारत सरकार का और राज्य सरकारों का भी, कि जिस तरह से केरला के मुख्यमंत्री खुद इस वक्त एयरपोर्ट पर है, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, जो नवयुक्त सांसद है, वे खुद वहाँ पर मौजूद है इस वक्त कोच्चि एयरपोर्ट पर। तो एक सेंटिमेंट जो लोगों का है, लोगों की जो भावनाएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और लोगों की भावनाओं के साथ अक्षय में ये भी समझना होगा कि एयरफोर्स जो कि मुश्किल से मुश्किल मिशन करने के लिए जाना जाता है, उसका भी यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं हमें संज्ञान लेना होगा कि जिस तरह से इस एयरफोर्स ने अपने इस पूरे मिशन को अंजाम दिया। समय हमारे पास कम है, उम्मीद करती हूँ कि आगे जब आज बुलेटिन करेंगे तो आपसे जरूर चर्चा करेंगे इस पूरी बड़ी खबर पर, क्योंकि ये मानवीयता संवेदनशील खबर है, ताकि जो वो परिवारजन है जो वहाँ पर मृत पाए गए, अब उनको सौंपा जाएगा उनके शोकाकुल परिवारों को। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो कुवैत जो अग्निकांड था, वहाँ से 45 शवों को वापस लेकर लौट चुका है जो विशेष विमान है वायुसेना का। शोक संतप्त परिवारों को उनके परिवारजन सौंपे जाएंगे। वहाँ पर केरल के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, केंद्रीय सांसद वहाँ पर सुरेश गोपी भी मौजूद हैं। पूरी प्रक्रिया जो है उसे सुगम सुनिश्चित बनाने के लिए जो DIG हैं एर्नाकुलम, उन्होंने कहा पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। फिलहाल न्यूज़ 18 में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।